वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ के प्रैक्टिस सेट 5 का डिस्कशन करेंगे। जो एडिटोरिया बुक द्वारा 15 सेट का प्रैक्टिस सेट बुक निकाले गए उसी में से आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, रिसान किसी काम का 2/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है। मीकू 70 दिन में 70% काम कर सकता है और समन जो है 16 दिन में 1/4 काम कर सकता है। तो कौन सबसे पहले काम पूरा करेगा? देखिए रिसान क्या करता है, रिसान क्या करता है 2/5 भाग काम को कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। यानी रिसान अकेला उस एक काम को करने में कितना दिन लगेगा? 2 से ये 20 कट जाएगा 10 मरते, यानी एक काम को करने में ये 5 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में होगा तो 50 दिन में। यानी रिसान अकेला उस एक काम को करेगा कितना दिन में? 50 दिन में। आगे क्या कर रहा है? मीकू 70 दिन में 70% काम करता है। मीकू जो है 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है ये देखिए। 70% यानी 70/100, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 7/10। यानी मीकू जो है 7/10 काम को कितना दिन में कर रहा है? 7/10 काम को वो कर रहा है 70 दिन में। यानी मीकू अकेला उस एक काम को करने में कितना दिन लगेगा? 7 से 70 कट जाएगा 10 मरते, 10 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई होगा तो उस एक काम को मीकू को करने में लगेगा 100 दिन। क्लियर है? आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है? समन 16 दिन में 1/4 काम करता है। समन जो है 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1/4। समन 1/4 काम को करने में कितना दिन लेता है? 16 दिन। यानी समन अकेला उस एक काम को करने में कितना दिन लगेगा? 16, 4 डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 16 चौके 64, यानी 64 डे। कहने का मतलब हो गया कि रिसान किसी काम को एक काम को 50 दिन में, रिसान एक काम को कर रहा है 50 दिन में। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? मीकू मीकू उस एक काम को करने में ले रहा है 100 दिन और समन उस एक काम को करने में ले रहा है 64 दिन। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सबसे पहले काम पूरा करेगा? सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा? रिसान करेगा क्योंकि वह एक काम को करने में 50 दिन ले रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि 81 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर गुने पी, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 81 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, तो हम दोनों को एक बार ऐड कर देंगे। यानी 81 प्लस 49 मल्टीप्लाई 81 माइनस 49, यानी 81 माइनस 49, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए यानी 8 का स्क्वायर गुने पी। अब देखिए 81 में 49 को ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 9 1 10 की शून्य हासिल 1, 8 2 10, 12 1 13, यानी 130 मल्टीप्लाई 81 में से 49 को घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा? 32 बराबर कितना? 8 का स्क्वायर यानी 8 गुने पी। यही है, 8 से 32 कट जाए, 8 चौक 32, 4 मरते, 4 से ये 8 कट जाएगा 2 मरते, 2 से 130 को काटिएगा तो कितना मरते? 65 मरते, 6 दूना 12, 2 पचे 10, यानी 65 मरते। यानी करेक्ट आंसर यानी पी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 65। कितना? 65। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 30, 35, 40 और 45 से भाग देने में प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। सबसे पहले छोटी संख्या ज्ञात करना है तो क्या कीजिए? 30, 35, 40 और 45 का क्या कीजिए? एलसीएम ले लीजिए। जब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए कैसे एलसीएम लेते हैं, नॉर्मल वे में एलसीएम ले लेते, 5 से लगा देते, 5 छक 30, 5 सते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नंबर 45। ठीक है, अब लगा दीजिए इसको कितना से? 3 से भी लग जाएगा, 3 दूना 6, 7, 8, 3 3 9। ठीक है, अब इसको लगा दीजिए 2 से, 2 एकम 2, 7, 2 चक्का 8, यानी 3।
अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 15, 15 दूना 30, 30 को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 7 या 21 मल्टीप्लाई 4 यानी 21 मल्टीप्लाई 4, यानी इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 12, 12 यानी 4 से 12, 120 को 21 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, 120 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 12 एकम 0 के 0, 12 एकम 12 के 1, 12 के 2 हासिल 1, 12 दूनी 24, 1 25, 2520 इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 2520। अब क्या करा, प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे, जो शेष बचा है ये संख्या तो सारे से कट जाएगा, 30 से 35 से 40 से और 45 से कट जाएगा, लेकिन हमको शेष चाहिए 5। तो क्या कीजिए, 2520 में 5 को ऐड कर दीजिए, 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2525, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि इडुटेरिया के दो टीम ए और बी किसी प्रोजेक्ट को 15 दिन में कर लेता है, इडुटोरिया का जो टीम है ए और बी दोनों मिलकर किसी प्रोजेक्ट को कितना दिन में करता है, 15 दिन में, ठीक है। आगे क्वेश्चन में कर रहा है, और टीम बी अकेला 25 दिन में पूरा कर सकता है, और बी अकेला काम करेगा तो वह काम को कितना दिन में पूरा करेगा, 25 दिन में। तो टीम ए अकेला उस प्रोजेक्ट को कितना दिन में करेगा। सबसे पहले काम निकाल देते, 15 और 25 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपको आ जाएगा कितना, 75, 75। 15 से 75 कट जाएगा, 15 5 75 यानी 5, अब 25 या 75 3। कहने का मतलब क्या हुआ, ए और बी मिलके एक दिन में 5 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 3 काम, तो दोनों मिलके 5 काम करेगा, तो ए अकेला एक दिन में कितना, 2 काम करेगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि टीम ए अकेला उस प्रोजेक्ट को कितना दिन में करेगा, टोटल काम 75 है, ए अकेला उस एक काम को करने में कितना दिन लेता है, 2 दिन, एक दिन में 2 काम करता है तो 75 काम को करने में कितना दिन लगेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 37.1/2 दिन, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 3 की पावर 7 रेशियो 9 की पावर 4.5 का अनुपात निम्न में से किसके समान होगा। देखिए 3 की पावर 7 रेशियो 9 की पावर 4.5, तो इसको 9 की पावर को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना है 4.5, ठीक है। 3 की पावर 7 रेशियो 3 की पावर कितना हो गया, ये 3 की पावर 9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 7 रेशियो 3 की पावर 7 गुने 8 1 9 3 की पावर 2, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर जुट जाएगा, 3 की पावर 7 से 3 की पावर 7 का कट जाएगा, तो 1:9, यानी 3 का स्क्वायर 9, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक स्कूल की प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या 20 है, ठीक है, प्रत्येक कक्षा में छात्र कितना 20 है। नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 5 नई कक्षा प्रारंभ किए गए, अब कुल कक्षा की संख्या 16 है तथा प्रत्येक कक्षा में 22 छात्र है, भर्ती किए गए नए छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए इस लाइन को देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 5 नई कक्षा प्रारंभ की गई, पहले कक्षा n था, 5 को भर्ती हुआ तो कितना नया विद्यार्थी आने के बाद 5 कक्षा का वृद्धि हो गया, अब कुल कक्षाओं की संख्या 16 होगी, यह कक्षा कितना हो गया 16 हो गया, यानी पहले n जो था नंबर ऑफ कक्षा कितना थी 16 - 5, 16 में से 5 घटाएंगे तो 11, पहले कक्षा की संख्या 11 थी, लेकिन अब कितना हो गया प्रेजेंट में 16। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रत्येक कक्षा में 22 छात्र है, भर्ती किए गए नए छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी पहले प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र था, पहले कक्षा की संख्या कितना था, पहले कक्षा की संख्या कितना था, n नंबर ऑफ कक्षा n था, यानी n की संख्या 11 था पहला, अब प्रत्येक कक्षा में कितना 20 स्टूडेंट बैठता था, यानी टोटल स्टूडेंट कितना बैठा 11 दूना 22, यानी 220 स्टूडेंट शुरू में बैठा, लेकिन बाद में कक्षाओं की संख्या बढ़कर कितना हो गया 16, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि प्रत्येक कक्षा में अब 20 न बैठ के कितना स्टूडेंट बैठ रहा है 22 स्टूडेंट बैठ रहा है, यानी 16 दूना 32 की 2 हासिल 3, 16 दूना 32 3 कितना हो गया 35, 32 3 हो गया 35, यानी 35, यानी 352। अभी टोटल स्टूडेंट पहले था 220, अब टोटल स्टूडेंट हो गया 352। तक पूछ क्या रहा है,
भर्ती किए गए नए छात्रों की संख्या क्या कीजिए। इसमें से अगर इसको घटा लेंगे तो भर्ती किया गया नया छात्र आ जाएगा, यानी 352 में से हमको क्या करना पड़ेगा, 220 को घटाना पड़ेगा। जब ये घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 1, यानी 132 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 200 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसी प्राकृतिक संख्या चलता जाएगा। 200 से छोटी, तो 200 से छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होगा, 199। अब इसका एवरेज निकालना है। तो अब देखिए एवरेज कैसे निकालते हैं, जब डिफरेंस सेम हो, क्या हो, डिफरेंस सेम हो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम 1 है, यानी ऐसे करते करते सारा का डिफरेंस सेम होगा। जब डिफरेंस सेम होगा तो एवरेज निकलता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, यानी फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म 199 डिवाइड बाई 2, यानी जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 200, 200 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 100, यानी करेक्ट एवरेज हो जाएगा ऑप्शन बी 100। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3, 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4। जब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए क्या कर रहा है, 1 माइनस, एक बार इसके साथ माइनस का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों में प्लस माइनस है। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 6। 6 का एलसीएम ले लेंगे तो ये 6 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा, 5, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, 5/6। अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए 5/6, 6 को क्या लिखा हुआ, 3 मल्टीप्लाई 2, जो लिखा हुआ है उसको हम एक बार उतार रहे, 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, यानी 3 मल्टीप्लाई 2 हम कॉमन ले सकते हैं, यानी 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 कॉमन ले लेंगे तो देखिए 5 डिवाइड बाई 1 बचेगा प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई 2 कॉमन ले लिए, इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो बचा कितना, 1 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 कॉमन ले लिए तो बचा कितना, 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 कॉमन ले लिए तो बचा कितना, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 कितना होता है, 8। अब देखिए इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू इसका देखिए एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8। 8 एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 बचे 40 प्लस 2 चौका 8 यानी 4, 4 दूना 8 यानी 2, 8 ही कम 8 यानी 1। ठीक है, यानी 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 को 6 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 40 4 44, 44 1 45, 46 47, यानी 47/8, यानी नीचे 8 छक कितना आ गया, 48, यानी 47/48, यानी 47/48 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किसी मजदूर को एक दिन की मजदूरी का 40% को 36 रुपये में जोड़ने पर उससे एक दिन का मजदूरी ही प्राप्त होता है, तो उस मजदूर का एक दिन का मजदूरी क्या है। मान लीजिए कोई लेबर का एक दिन का मजदूरी एल है, मान लेते हैं कि एल ही उसका मजदूरी है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, किसी मजदूर का एक दिन का मजदूरी का 40%, एक दिन का मजदूरी एल है, इसका जब 40% निकालेंगे जो आएगा 100, उसमें अगर हम 36 ऐड कर देंगे तो वह क्या प्राप्त हो रहा है, उसी एक दिन की मजदूरी प्राप्त हो रहा है, यानी एल ही हमको प्राप्त हो रहा है। ठीक, क्लियर है। अब देखिए इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 36 को इधर रखते हैं बराबर एल माइनस ये देखिए 2L डिवाइड बाई 5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 5L में से 2L घटेगा तो कितना आ जाएगा 3L/5 बराबर कितना है 36। 3 से 36 कट जाएगा, कितना मरते 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 मरते, यानी L 5 डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में होगा 12 मल्टीप्लाई 5, 12 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 12 पच्चीस 60 यानी 60, यानी उसका एक दिन का मजदूरी कितना था 60 रुपया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ये भी क्या है सिंप्लीफिकेशन का, ये भी क्वेश्चन है।
देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, पॉइंट को इसको एक तरफ लिखने की कोशिश कीजिए। यह पॉइंट कितना है, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट है। इसको लिख सकते हैं 3003 मल्टीप्लाई 10 कितना, 3 अंक के बाद डॉट है, यानी 10⁻³ क्लियर है, डिवाइड बाय 30,003 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ कितना है, 2 के बाद डॉट है, यानी 10⁻² क्लियर है, प्लस 3000, तो ऊपर 3000 जो लिखा हुआ है 3003 डिवाइड बाय 3003 मल्टीप्लाई 10⁻, क्या होगा, -1 क्लियर है। अब देखिए सेम ऊपर से नीचे देखिए, ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, देखिए 10⁻² है, ऊपर 10⁻³ है, तो 2 को कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 10⁻1 प्लस 1/, इधर क्या बचा, 10⁻1, ठीक है। अब देखिए एक पोजीशन ऐसा कीजिए कि दोनों को उलट दीजिए, इसको उल्टेंगे तो क्या होगा 1/10 प्लस इसको उल्टेंगे तो क्या होगा 10। देखिए 1/10 को क्या लिख सकते हैं 0.1 प्लस 10, 0.1 को 10 के साथ ऐड कीजिएगा तो 10.1, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 60 लीटर वाले 1 विलियन में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है, यानी 5:1 क्या चीज का है, या मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया, ठीक, यानी 5:1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 60, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा कितना 10, 1 यूनिट का वैल्यू 10, क्लियर है। यानी टोटल 60 लीटर था, यानी 5 और 1 की रेशियो में बांटा हुआ था, तो 5:1 यूनिट का वैल्यू 60 आ गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 10, क्लियर है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बिलियन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 करने के लिए, विलियन में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना 5:3 करने के लिए कितना लीटर पानी मिलाना होगा। देखिए पानी मिलाना है तो मिल्क सेम होना चाहिए, जब हमको पानी मिलाना है तो दूध तो सेम होना चाहिए, मिल्क सेम होना चाहिए, तो मिल्क यहाँ देखिए, यहाँ मिल्क 5 यूनिट था, यहाँ भी 5 यूनिट था, मिल्क में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो पानी कितना हम मिलाए, तो देखिए 1 से 3 हो गया, यानी 2 यूनिट को हमको पानी मिलाए, यानी 2 यूनिट का हमको वैल्यू निकालना होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 20, यानी करेक्ट होगा आंसर बी सी, यानी 20 लीटर वाटर हमको इसमें मिलाना पड़ा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कर रहा है, लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, यानी जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा वही इसका एलसीएम होगा। यहाँ देखिए 5 की पावर 23 है, 5 की पावर 28, इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो ये बड़ा होगा, यानी इसका एलसीएम का कोई ज़रूरत नहीं है। 5 की पावर 21 है, 5 की पावर 28 है, तो सबसे बड़ा कौन होगा 5 की पावर 28, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 25 की पावर 15, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर पे कितना है पावर 15 है, यानी 5 की पावर कितना हो जाएगा 15 दूना 30, यानी 5 की पावर 30। यहाँ दिया गया 5 की पावर 28, यानी बड़ा कौन होगा 5 की पावर 30, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, यानी रिजल्ट में क्या होगा ये वाला करेक्ट आंसर होगा, यानी 25 की पावर 15 इसका करेक्ट लघुत्तम समावर्तक होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी का 15वां पद क्या होगा। समांतर श्रेणी, वैसा श्रेणी जिसका डिफरेंस सेम हो उसको क्या कहते हैं समांतर श्रेणी कहते। देखिए दिया गया क्या है, इसको देखिए √3 पहला पद दिया गया, दूसरा पद दिया गया 5√3, तीसरा पद दिया गया 9√3, ठीक है। इसके बाद हमसे पूछ के आ रहा है 15वां पद क्या होगा। तो देखिए एक तो फॉर्मूला होता है TN बराबर नंबर ऑफ टर्म बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू डी। इन नंबर ऑफ टर्म निकाल दीजिए, नंबर ऑफ टर्म यहाँ 15 पुट कर दीजिए, उसमें से 15वां टर्म पूछ रहा है, यानी 15, पहला फर्स्ट टर्म क्या है √3 है, अब क्या डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस निकाल दीजिए, यानी 15 - 1 यहाँ पे करना होगा, यानी कहने का मतलब 3√3 प्लस 14 14 मल्टीप्लाई डी फॉर डिफरेंस। देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, जब इसको घटाएंगे तो ये घट के आ जाएगा कितना 4√3, कितना आएगा 4√3, क्लियर है। हम इन दोनों का भी डिफरेंस 4√3 आ जाएगा, यानी 4√3 से हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 14 चक्कर 56, 56 √3 प्लस √3 को ऐड करना पड़ेगा, यानी 56 1 57, 57 √3 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा,
लेकिन अगर हमको फॉर्मूला याद ना हो तो क्या करेंगे, ये देखिए, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। देखिए, पहला टर्म और दूसरा यानी समांतर से नहीं, यानी डिफरेंस हमेशा सेम होगा। यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 4√3। इसका भी डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, 4√3 ही आएगा, क्योंकि 9√3 में से 5√3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4√3। अब देखिए, पहला टर्म से दूसरा टर्म जाने में हमने क्या किया, इस बात को समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। इस टर्म से इस टर्म में जाने के लिए हमने क्या किया, देखिए, √3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4√3। एक टर्म, पहला टर्म से दूसरा टर्म में जाने के लिए हमने क्या किया, पहला टर्म में फर्स्ट टर्म में हमने क्या किया, इन दोनों टर्म का डिफरेंस, समांतर क्रम में डिफरेंस लिख दिया 4√3। उस डिफरेंस में हमने किससे, देखिए, पहला से दूसरा यानी दूसरा में से एक कम, दूसरा टर्म में से एक कम, यानी 1 का मल्टीप्लाई किए और उसको ऐड कर दिए तो क्या हुआ, ये आ गया √3 प्लस 4√3 यानी 5√3। जब हमको तीसरा टर्म में जाना था तो देखिए क्या किया, √3, पहला टर्म तो उतार दिए, प्लस डिफरेंस उतार दिए 4√3। अब देखिए, इन दोनों कैमा टर्म, तीसरा टर्म, जैमा टर्म निकालना, उससे एक कम, यानी एक कम कौन होगा, 3। एक कम को गुना कर दिया, यानी 3 चक्का एक कम, यानी तीसरा टर्म 3 है तो इससे एक कम क्या होगा, 2 होगा। 2 से मल्टीप्लाई किए, 4 दूना 8, यानी 8 प्लस √3 यानी कितना हो गया, 9√3। अगर यही हमको 15वां टर्म निकालना होता है तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई करना, 14 से। वही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है 14 से मल्टीप्लाई करने के लिए, क्लियर है। यानी जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस 14 चक्का कितना हो जाएगा, 56, 56√3। जब इसको ऐड कीजिएगा 56 और एक 57, यानी 57√3 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि 1527 मल्टीप्लाई 1529 मल्टीप्लाई 1531 को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 1527 मल्टीप्लाई 1529 मल्टीप्लाई कितना दिया गया, 1531। हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, 15 से डिवाइड करना है। जब इसको 15 से डिवाइड कीजिएगा, 1527 को 15 से काटिएगा तो देखिए कितना मरते कट जाएगा, 15 दूना 15 एकम 15, एक जीरो उतार देते हैं, बचा कितना 27। तो 15 दूना 30 नहीं लगाएंगे तो एक मरते लगाएंगे 15, बचेगा रिमाइंडर कितना, 5 6 7 2, यानी रिमाइंडर यहाँ पे हमको बच रहा है कितना, 12। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 12, ठीक है। जब इसको डिवाइड कीजिएगा 15 से तो 15 एकम 15, एक मरते जीरो, 15 एकम 15, तो रिमाइंडर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 15, 29 में से घटाएंगे तो 5 4 9, यानी यहाँ पे रिमाइंडर आपको बच जाएगा 14, ठीक है। जब इसको काटिएगा तो 15 एकम 15, जीरो, 15 दूना 30, 30 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आपको बच जाएगा 1। जब भाग दीजिएगा तो आपको रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब देखिए, रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 12 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 15। अब रिमाइंडर को ही 12 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 14 दूना 28 के 8 हासिल दो, 14 दो कितना हो गया 16, यानी 168 168 को हमको क्या करना है, 15 से डिवाइड करना है। जब 15 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए एक मरते लगाएंगे 15, तो यहाँ बचेगा 1 और 8 यानी 18, यानी फिर एक मरते लगाएंगे तो बचेगा कितना 15, यानी 5 3 8। रिमाइंडर यहाँ पे हमको कितना दे रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर हमको देगा 3, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किसी वर्ग की एक भुजा में 5% की वृद्धि करने पे उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का बात किया जाए तो ये होता है भुजा स्क्वायर। यानी भुजा को हमको क्या करना है, 2 बार लिखना है, 2 बार, 2 बार लिखना है, 2 बार लिखना। अब प्रत्येक भुजा में 5% का वृद्धि, यानी 2 बार वृद्धि, 2 बार वृद्धि, यानी सक्सेसिव लगाएंगे। चेक कैसे, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी बटा 100। जब ए की जगह पे 5% रखेंगे, बी की जगह भी 5% का वृद्धि हो रहा है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100, यानी 5 5 10, प्लस इसको डिवाइड की जगह 0.25, यानी 10.25 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, 10.25, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यहाँ क्या कर रहा है,
3, 5, 8, x और 9 का एवरेज दिया गया 8 तथा 11, 9, 7, 6, x, y 12 का औसत दिया गया 15। तो y का मान x का कितना गुना है? ये हमें पहले x का वैल्यू निकालना होगा, उसके बाद y का। यहाँ देखिए कैसे निकलेगा, आसान तरीका समझने का कोशिश करें। 3, 5, 8, x और 9, इसका एवरेज कितना दिया गया? 8। एवरेज का मतलब क्या है? अगर यह 3 की जगह पे 8 होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन 3 है यानी एवरेज में कितना का कमी है? 5 का कमी, यानी -5। ये देखिए ये 5 है, अगर यह 8 होता तो एवरेज में कोई दिक्कत नहीं होता, तो कि यह कितना का कमी है? यह -3 का कमी है। ठीक है, ये 8 है यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे 9 है यानी इसमें कितना का दिक्कत है? यानी एवरेज से यह एक ज़्यादा है, +1। अब देखिए 5, 3, 8, 8 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7, यानी एवरेज कितना है? -7। एक्चुअली में अभी डिफरेंस कितना है? -7। इस -7 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो x जो रखेंगे वह एवरेज से कितना ज़्यादा होना चाहिए? +7 अगर ज़्यादा होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, यानी 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगर x की जगह पे हम 15 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा एवरेज में, यानी यहाँ 8, 7 प्लस ये वाला 8 उठ के यहाँ पे ऐड हो गया, ये वाला 8 को ऐड किया, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया? 15। आगे देखिए अगला फॉर्मेशन क्या करा है उसको पहले समझ लीजिए। करा है 11, 9, 7, 6, x की जगह पे हमने कितना निकाला? 15। ठीक है, और उसके बाद y का वैल्यू निकालना है और दिया गया 12, इसका एवरेज कितना दिया गया? 15। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ अगर यह 11 की जगह अगर 15 होता तो हमको एवरेज में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन है कितना? 11, यानी एवरेज से यह कितना कम है? तो यह एवरेज से -4 कम है। अगर यह 9 की जगह 15 होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यह एवरेज से कितना कम है? 9 से 15 जाने में कितना? 12, 13, 14, 15, यानी -6 की कमी आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 7 है, अगर यह 7 न होकर 15 होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यह 7 होने के कारण एवरेज में कितना का कमी आ गया? तो यह -8 का कमी आ गया। कितना? -8 का। ये 6 है यानी इसमें कितना का कमी आ गया? -9 का। 15 है, एवरेज भी 15 है और रिजल्ट भी 15 दे रहा है, यानी इसमें हमको कोई कमी नहीं है, यानी यह कोई दिक्कत नहीं है। यह 12 है, अगर यह 12 न होकर 15 होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, यानी 15 होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? यह 15 से कितना कम है? तो -3 कम है, यानी माइनस कमी हो गया इसमें। अब देखिए कितना का कमी हो गया? 6, 4, 10, 10, 8, 18, 18, 2, 20, 20, 21, 21, 9, 30, यानी एक्चुअली में -30 का कमी आ गया। कितना? -30 का। अगर एवरेज से y को अगर 30 ज़्यादा रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एवरेज से अगर y को 30 अगर हम ज़्यादा रख दें तो कोई दिक्कत नहीं होता, यानी 15 और 30 कितना हो गया? 45। अगर y का वैल्यू अगर 45 रख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा एवरेज में। क्लियर है? यानी y का वैल्यू कितना आ गया? 45। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? y x का कितना गुना है? x कितना है? यहाँ पे ये वाला वैल्यू x का वैल्यू पुट किए थे, ये वैल्यू 15 है, ये 45 है, ये इसका कितना गुना है? 15 या 45, यानी 3 गुना, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि x² - 5xy + 6y² बराबर 0 हो तो x और y क्या होगा? ऐसे प्रश्न को कुछ नहीं कीजिए, या तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, द्विघात समीकरण में तोड़ दीजिए, नहीं तो आप क्या कीजिए? ऑप्शन का सहारा लेके ऑप्शन को पुट कीजिए। अब देखिए ऑप्शन लेते 1:3, यानी ऑप्शन ए का जब प्रयोग करेंगे x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 -5, x की जगह 1 रखे मल्टीप्लाई y की जगह 3 प्लस y का स्क्वायर की 6 इंटू y² y यानी 3 का स्क्वायर 9, यानी हो गया 1 -15 प्लस 9 छक 54, यानी 54 में से 54 एक हो गया 55, 55 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 55 में से 15 घटेगा तो 0, 5 में से गया 4, यानी ये आ रहा है 40, जबकि आना क्या चाहिए? 0, यानी ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, यानी ए गलत, यानी 1:3 गलत, यानी ऑप्शन यहाँ भी 1:3, यानी ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। क्लियर है? अब ऑप्शन बी का प्रयोग करते, यानी ऑप्शन बी का प्रयोग करेंगे तो देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया गया है?
x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 5, x की जगह पे 2, y की जगह पे 1 पुट करेंगे, प्लस 6 वाई स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इसको देखिए 4 माइनस 5 दूना 10 प्लस 6, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन बी में ये वैल्यू पुट कर रहा है, यानी करेक्ट होगा ऑप्शन 2:1। अब इसमें देखिए 2:1 भी और 3:1 भी है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार 3:1 को भी चेक कर लेते, यानी x की जगह पे 3 रखेंगे तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये वाला चेक कर रहे हैं -5, x की जगह पे 3, y की जगह पे 1 प्लस कितना है 6, y की जगह पे 1। ठीक है, अब देखिए 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 6 कितना हो गया 15, 15 में से 15 गया तो कितना आ गया 0, यानी दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर इस क्वेश्चन को अगर द्विघात समीकरण के रूप में अगर तोड़ना चाहे तो वो भी टूट सकता है। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर, जब इसको द्विघात समीकरण में तोड़िएगा तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2xy प्लस 6y स्क्वायर, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न को देखते हैं। एक परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यानी इंग्लिश में फेल होने वाला की संख्या क्या गया, फेल दिया गया कितना 60%। ठीक है, तो पास कितना होगा 40%। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 50% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, तो हिंदी में फेल का वैल्यू दिया गया कितना 50%, तो पास कितना होगा 50% पास होगा। फेल अगर 50% है तो पास भी क्या होगा 50%। अनुत्तीर्ण हुए 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, यानी 20% हिंदी और इंग्लिश दोनों में अनुत्तीर्ण होने वाले 20% है, तो 20 पास होने वाला कितना होगा दोनों में 80% व्यक्ति ऐसे होंगे जो दोनों में पास हुए, कुछ हिंदी इंग्लिश किसी किसी एक सब्जेक्ट में भी पास हुए होंगे। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, तो देखिए अब ऐसे कैसे निकालते हैं, ये देखिए ए यूनियन बी यहाँ लिखता है, ए इंटरसेक्शन पूछ रहा है, यानी अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए। पास वाले हिंदी में पास हुआ प्लस इंग्लिश में पास हुआ, उसमें से हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो आ रहा है उसको हमको क्या करना होगा, घटा लेना होगा, यानी हिंदी में 40% पास हुआ प्लस इंग्लिश में 50% माइनस 80, ये हो गया 5 4 9, 90 में से 80 गया कितना 10%। 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हुए हैं, यानी 10% ये हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश, ये हो गया पास का कॉम्बिनेशन, टोटल हो गया पास का, जिसमें से हिंदी में पास होने, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास होने वाले 10%, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। किसी परीक्षा में अविनाश और विशाल के प्राप्त अंकों का अंतर 450 है। अविनाश और विशाल के प्राप्त अंकों का औसत दिया गया 450 अंक, दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, यदि अविनाश के प्राप्त अंकों का 10%, अविनाश के प्राप्त अंकों का 10% विशाल के प्राप्त अंकों के 20% के बराबर है, विशाल जितना प्राप्त किया उसका 20% के बराबर है। क्लियर है, तो दोनों के प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, यानी अविनाश वटा विशाल कितना आ गया 2:1, यानी अविनाश को 2 यूनिट अंक मिलता है और विशाल को 1 यूनिट। अब जब दोनों का अविनाश माइनस विशाल दिया गया, डिफरेंस दिया गया 450, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे 1 यूनिट आएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू दिया गया कितना 450। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो दोनों का अंक प्राप्त कीजिए, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 450, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 900 और 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 450, यानी कहने का मतलब अविनाश को 900 अंक मिला है और विशाल को 450 अंक, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। भैज के किसी छोटे से छोटे मान के लिए इतना 3 से विभाज्य है। 3 से कोई संख्या कब विभाज्य होगा, 3 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है जो उसका सम 3 से डिवाइड हो जाए वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। सम
चेक किसका करना है, 2 3 4 हैज 2 3 4। अब देखिए 3 से कौन कौन संख्या डिवाइड होगा, देखिए 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 4 और 2 6, 6 यानी 3 से कट जाएगा, सम करेंगे तो 4 और 2 कैंसिल हो गया, 4 और 2 6, ये भी 3 से कट जाएगा, यानी बच रहा है हैज। हैज के स्थान पे क्या रख सकते हैं, या तो हैज के स्थान पे हम 0 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, अब 3 का मल्टीपल कुछ भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, यानी इतना संख्या हम हैज की जगह पे रख सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी दिया गया 3, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, लॉग रूट एक्स डिवाइड बाय लॉग 7 का मान क्या होगा। अब देखिए लॉग में थोड़ा सा कंसेप्ट देख लीजिए, लॉग रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, इस बात को देख लीजिए, लॉग एक्स के पावर 1/2, ये जो पावर है पावर बगल में आ जाता है, कहाँ आ जाता है, पावर बगल में, तो ये पावर को बगल में उठा के रख देंगे 1/2 लॉग एक्स, यानी इस बात को हम लोग इतना लिख सकते हैं। क्लियर है। अभी इसी कंसेप्ट को हमको यहाँ यूज करना है। दिया क्या दिया गया है, लॉग रूट 7 डिवाइड बाय लॉग 7। क्लियर है। अब देखिए लॉग 7 को हम रूट 7 को क्या लिख सकते हैं, लॉग, डायरेक्ट अगर चाहिए तो आप लिख सकते हैं 1/2, यहाँ पे बटा में क्या लिखेगा लॉग 7, क्योंकि इसके जगह पे हम x के पावर 1/2 करते हैं, वही 1/2 आगे आके क्या आ जाता है, बगल में आ जाता है 1/2 लॉग 7। लॉग 7 से लॉग 7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम है, रिजल्ट कितना आ जाएगा 1/2, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 3 संख्या के वर्गों का योग 275 है, जबकि एक बार में किसी दो संख्या को लेने पर उनके गुणनफलों का योग 175 है, उनका योग क्या होगा। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, 3 संख्या के वर्गों का योग, यानी x² प्लस y² प्लस z², 3 संख्या के वर्ग, इसका योग दिया गया 275। ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या करा है, जबकि एक बार में किसी दो संख्या को लेने पर उनके गुणनफल का योग, एक बार में दो संख्या लेंगे, एक्स और वाई लेंगे, एक्स वाई वाई को ले लिए, इसका गुणनफल कर दिए, इसका योग, फिर एक बार में दो संख्या लेंगे, यानी एक्स वाई वाई जेड ले लेते हैं, फिर एक्स जेड ले लेंगे, यानी इनका गुणनफल कितने का योग कितना दिया गया है 175। अब क्या करा है, उनके योग क्या होगा, उन संख्याओं का योग क्या होगा। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है x² प्लस y² प्लस z² प्लस क्या होता है 2xy प्लस yz प्लस zx। क्लियर है। अब देखिए इसकी जगह पे हमको जो दिया गया उसको पुट कर देंगे, यानी x² प्लस y² प्लस z² का वैल्यू कितना दिया गया 275, प्लस दो तो मल्टीप्लाई में दो उतार देंगे, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू दिया गया 175, इसमें 175 से हमको मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है। यानी 275 प्लस 5 दूना 10 की 0 हासिल है, 7 दूना 14 की 15 के 5 हासिल 1 2 1 3, 350 को जब ऐड करेंगे ये आ जाएगा कितना 5, 7 3 10, 10 2 12 के 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6, 675। ये क्या है, पावर चढ़ा हुआ, ये पावर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। जब 675 को रूट से हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ गया 25। हमसे यही पूछ रहा था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, एक नल अकेला किसी खेत को 30 घंटे में सिंचाई कर सकता है, ठीक है, परंतु खेत में चूहे का बिल होने के कारण 15 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो चूहे के बिल के कारण कितने घंटे में 1/3 खेत को सिंचित किया जा सकता है। चूहे का बिल के कारण, देखिए एक नल अगर अकेला चले तो वह उस खेत को कितना देर में 30 घंटे में सिंचाई कर देगा। अगर नल में से चूहे का बिल अगर उसको पानी निकाल रहा है, दोनों एक साथ चलता है तो 15 घंटा ज़्यादा लगता है। यहाँ देखिए 15 घंटे ज़्यादा लगता है, पहले 30 घंटा लगता था, अब 15 घंटा ज़्यादा, यानी 45 घंटा लग रहा है। 30 और 45 का जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 90, यानी हमको टोटल खेत कितना है 90, उसी को हमको जोतना है, 90 मीटर 90 यूनिट का खेत है, उसी को हमको जोतना है।
एक बार में यह कितना जुटेगा 30×90 यानी 3, और ये कितना करेगा 45 दूना 90 2, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि n अकेला एक बार में 3 यूनिट जुटता है, जबकि n अकेला एक बार में 3 यूनिट जुटता है, और n-r अकेला एक बार में 2 यूनिट जुटता है। यानी r क्या करता है, 1 यूनिट निकाल देता है, यानी 1 यूनिट r हटा देता है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चूहे के बिल के कारण कितने घंटे में 1/3 खेत, टोटल खेत कितना है 90 यूनिट है। अब 90 यूनिट ना होके इसका 1/3 खेत, तो 1/3 खेत कितना होगा 30×90 यानी 30 यूनिट। 30 यूनिट खेत को हमको किससे चूहा के बिल से, तो चूहा का बिल क्या करता है, एक बार में 1 यूनिट काम करता है, यानी 30 यूनिट को काम करने पे 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी 30 घंटे का समय लेगा। कितना 30 घंटे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, पंकज ने 15% की साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये बैंक से उधार लिए। उसने एक साल के अंत में 150 रुपये का भुगतान किया, तो तीसरे वर्ष के अंत में अपना बकाया चुकाने के लिए वह बैंक को कितना भुगतान करेगा। मान लीजिए अगर वह 1500 रुपया लिया 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के अंत में 3 वर्ष के लिए, यानी 3 वर्ष के लिए अगर लेता है तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता। इससे 00 से 00 काट दिया, 15×5 = 75, 15×5 = 75 गुनी 3 हो गया कितना 5 × 15 के 5 हासिल 1, 7 × 21 = 22, यानी 225 रुपया उसको क्या देना था, इंटरेस्ट देना था। लेकिन उसने क्या किया, एक साल जब खत्म हुआ तो उसने 150 रुपया दे दिया, यानी 150 रुपया जब दे दिया तो उसको बचा कितना 150 रुपया उसने दे दिया, बचा कितना 5, 22 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा 75, यानी 75 रुपया उसको एक्स्ट्रा और देना था। टोटल पैसा लिया कितना था 500 रुपया लिया था, 500 रुपया तो उसने ब्याज लिया था, प्रिंसिपल लिया था, और उसको 75 रुपया और एक्स्ट्रा देना था, यानी 575 रुपया अगर वह चुका देता 575 रुपया तो उसका काम कंप्लीट हो जाता। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, कितना 575। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कोई मिश्रधन साधारण ब्याज की दर से अपने मूलधन का कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। कोई प्रिंसिपल P है, अपने मूलधन का 3 गुना होना, यानी 3P होना सिंपल इंटरेस्ट की तरह से, यानी 3P होने में उसको इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2P का इंटरेस्ट मिलेगा। यह 2P क्या इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है। यानी कोई प्रिंसिपल P है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, कोई साधारण ब्याज की दर से अपने मूलधन का कितने वर्ष में 3 गुना होगा, जबकि ब्याज की वार्षिक दर 25, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 25%, ठीक है, 25/100 गुने टाइम दिया गया T, यह T वर्ष में हमको इंटरेस्ट कितना देगा 2P इंटरेस्ट देगा, तभी तो वह 3P हो जाएगा मिश्रधन। यानी P से P कैंसिल हो गया, 25 से 100 कैंसिल हो गया 4 मरते, यानी T बराबर कितना हो 4, यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी 8, यानी T बराबर 8 ईयर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।